तक हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सेक्शन 16 फिनिश किया है। सेक्शन 16 के 4 सब सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में उन्होंने बताया कि भाई किस चीज़ पे आपकी एलिजिबिलिटी है क्रेडिट की। सब सेक्शन 2 में बताया कि कंडीशंस क्या हैं उस एलिजिबिलिटी के लिए। सब सेक्शन 3 में बताया कि भाई अगर कैपिटल असेट्स है कोई, उसका अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है टैक्स पे तो आपको नहीं मिलेगा। सब सेक्शन 4 बताता है कि भाई कब तक, क्या डेट क्या है, कब तक आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। फिर उसके बाद में सब सेक्शन मतलब सेक्शन 17 शुरू किया। उस सेक्शन 17 के हमने 3 सेक्शन डिस्कस किए, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 स्पेसिफिकली ये बताता है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है, आईटीसी के पर्पज से ओनली। जब भी हम सप्लाई की, जब भी हम कोई डेफिनेशन देखते हैं, अगर वो जनरल क्लॉज में आ रही है तो दैट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द लॉ। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डेफिनेशन उसको डाली जाती है तो वो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए होती है। सिर्फ आईटीसी के लिए उन्होंने एग्जेम्प्टेड सर्विस की डेफिनेशन डाली है, जो उन्होंने वाइडन किया है उसका स्कोप काफी, जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अ मिनिमम जेन्युइनली। तो और उन्होंने सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में 2 चीजों को आउट कर दिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस टू बी एक्सक्लूडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर इंपैक्टिंग द एग्जेम्प्टेड सप्लाईज टू बी एक्सक्लूडेड। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 17। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 17 इज अ स्पेशल सेक्शन फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज फॉर अ लिमिटेड पर्पज। जो आज भी है, उनको एक इशू ये आता था कि भाई बड़ा कम्प्लेक्स है उनका सिस्टम कि भाई कितना है, क्योंकि उनकी बहुत सारी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है। अब छोटे छोटे अमाउंट हैं जो टैक्सेबल है, उसकी वजह से उनको बड़ा इशू इस बात का आ रहा था कि कैसे करें, कुछ एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर आना चाहिए। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ में था वही उठा के इन्होंने इस लॉ में दे दिया है। उनको कह दिया है कि जितना भी आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको 2 भागों में बांट लो, जो एलिजिबल है और जो नॉट एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल में इन्होंने 2 चीजों को एक्सक्लूड किया है। एक तो एक्सक्लूड किया है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है सब सेक्शन 5 में 17 में, और एक जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए है। इन दोनों को निकाल दो, बाकी मेरा कॉमन क्रेडिट हो गया, उसका 50% आप ले लो, कोई इशू नहीं है। आपको एग्जेम्प्टेड कितना है, नॉन एग्जेम्प्टेड कितना है, इसमें नहीं जाना आपने। तो इन्होंने ये इसके लिए एक सेक्शन किया है। लेकिन ये सेम चीज पहले भी थी, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज ये आया है कि भाई अगर क्रॉस चार्ज हो रहा है, अगर एक टैक्सेबल पर्सन इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री चार्जिंग टू सेम अनदर टैक्सेबल पर्सन अंडर द सेम पेन, तो उस केस में 50% का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो आप फुल भी क्लेम कर सकते हो अगर आपको फुल एलिजिबल है तो। क्योंकि क्रॉस चार्ज के केस में बेसिकली क्या है, पहले ये क्रॉस चार्ज वाला कंसेप्ट अभी जीएसटी में आया है, पहले नहीं था ये कंसेप्ट। तो क्रॉस चार्ज को इसके 50% वाली कंडीशन से इन्होंने आउट कर दिया है। यही इन्होंने डाला है, इससे रिलेटेड रूल भी है। तो ये भी प्रोवाइडेड वंस द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि हम उसको एक बार अगर हमने ऑप्ट कर लिया है 50% वाला, नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो इसमें नहीं जाते तो उनको कहां जाना पड़ेगा, वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। पहले उनको ये सारा फाइनलाइज करना पड़ेगा, टैक्सेबल के लिए कितना है, नॉन टैक्सेबल, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने दे ट्राई टू डू समथिंग, इसीलिए उन्होंने कॉमन के लिए भी 5% वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया था, तो वो इजी हो जाए करना। सो अब एक चीज और अभी तक उन्होंने ब्लॉक किया था 3 चीजों को लेके कि भैया हम नॉन बिजनेस का आपको नहीं देने वाले, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज करते हो उसका नहीं देने वाले हम आपको। अब उन्होंने कहता है कि भाई इनका तो हम देंगे ही नहीं आपको, इनका हम स्पेशल कैटेगरी लोगों को देंगे, या कुछ चीजों का तो देंगे ही नहीं। ये सेम लगभग वही प्रोविजंस हैं, कट कॉपी पेस्ट है पुराने सैंडबैग क्रेडिट रूल्स का। कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, 1-2 ऐड लेस हो गई हैं, लेकिन यहां भी थोड़ा स्कोप बेटर किया है इन्होंने। आईटीसी में यहां भी इन्होंने इसको बेटर किया है। पहला क्लॉज कहता है मोटर व्हीकल, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 क्लॉज ए, ये जो सेक्शन है सब सेक्शन 5 है, ए टू आई इतने क्लॉजेज में डिवाइडेड है, और ए टू आई तक डिफरेंट सर्विसेज बताई हैं, और बताया है कि इन पे इनपुट क्रेडिट आपको एलिजिबल नहीं होगा। ये नोट करना इसलिए जरूरी है कि हर इनवॉइस लेवल पे आपको डिसाइड करना है
कि भाई इसका आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट में तो नहीं है ये। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट के लिए फर्स्ट पॉइंट है क्लॉज ए, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस विल नॉट बी अवेलेबल। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस में उन्होंने डाल दिया मोटर कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें मोटर व्हीकल में डाल दी हैं, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड, मतलब एक्सेप्शन डाला है कि अगर वो किस किस चीज में यूज हो रही हो, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में यूज हो रही हो, मतलब अगर इन चीजों में यूज हो रही होंगी तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज हो रही हो, मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सर्विसेज, यानी कि फॉलोइंग टैक्सेबल आउटवर्ड सर्विसेज। तो फर्दर है कि मतलब पहला तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और मेकिंग दी आउटवर्ड सप्लाईज सर्विसेज इन रिलेशन टू दीज सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस, मैं सेल परचेज कर रहा हूं उसकी व्हीकल की, मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहा हूं व्हीकल के, मतलब अपने व्हीकल खरीदा और उसमें आउटपुट सर्विस मेरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, मैं ट्रेनिंग या ड्राइविंग या नेविगेशन या मैं उस सिखाने का काम कर रहा हूं उस व्हीकल को यूज करके, मेरी आउटपुट सर्विस उस तरीके की है, तभी मेरे को क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक कंपनी कोई मोटर बस लेती है, उस बस को यूज करती है अपने एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या उसको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कोई कंपनी, अभी कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आउटपुट सर्विस उसकी उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसा इंटरप्रिटेशन इससे निकलता है। अगर मानो हल्दीराम है, हल्दीराम ने अपने पास गाड़ी ले रखी है ट्रक टाइप के सामान को इधर उधर करने के लिए, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किस क्लॉज में मिलेगा? पहले वाले में, यानी कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को आउटपुट वाले में नहीं डाला है। हाँ, कैपिटल एसेट है, लेकिन क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है अंडर दिस क्लॉज अंटिल दिस। कैपिटल गुड्स में जब आप परचेज कर रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली एज ए कैपिटल गुड्स ही परचेज होगी वो, तो उस केस में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर मैं बाहर से किसी की सर्विस ले रहा हूं तब सब कुछ अलाउड है। अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को इधर उधर करने के लिए अगर मैं बाहर से किसी की सर्विस ले रहा हूं, मतलब ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले रहा हूं, तो अलाउड है। नहीं, उसके लिए तो अलग बात है, मेरे लिए तो मतलब मैं तो काम वही कर रहा हूं ना। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, हाँ, उसका मिल जाएगा। मतलब एक्चुअली समझने की बात उन्होंने ये डाल, एक्चुअली क्या है कि ये प्रोविजन एज इट इज उठा के डाल दिए जिनका जीएसटी में रिलेवेंस है भी नहीं है सच मायने में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इनको ये खत्म करके ना सिंपल काम करना चाहिए था। जो पर्सनल कार वगैरह यूज कर, कार भी बिजनेस के लिए यूज हो रही है, ठीक है ना सर? ओके, अब कोई इशू इससे रिलेटेड? क्लॉज नंबर ए इज नाउ विल कम ऑन क्लॉज नंबर बी। अब बी को इन्होंने 1 to 4 4 भागों में बांट दिया। बी को सब क्लॉज बी को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, 1 to 4। तो सबसे पहले 1 क्या कहता है कि ये सेम है जो अभी एग्जिस्टिंग में चला रहा है कि भैया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीजें, आउटडोर केटरिंग, अगर कहीं आप अपनी फैक्ट्री में किसी केटरर को बुला के कोई पार्टी करते हो, ऑफिस की, प्राइवेट, पर्सनल, बिजनेस, एक्सक्लूसिव बिजनेस पार्टी भी करते हो, तब भी अलाउड नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अगर आप अपने एम्प्लॉयज का या किसी भी तरीके का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट अपने लिए लेते हो, या अपने इवन फॉर दैट मैटर कि भाई जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी दे आर अर्निंग देयर बिजनेस थ्रू देयर बॉडी ऑल्सो, उनके फिटेड रहने के पर्पज से वहां से भी उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। एंड हेल्थ सर्विसेज जब आउटसाइड है स्कोप में, तो हेल्थ सर्विसेज क्या हो गई है भाई? जब स्कोप से आउट है तो हेल्थ सर्विस क्यों लिख दिया इन्होंने यहाँ? मतलब हेल्थ सर्विस वो आउटसाइड है जो मेडिकल रिलेटेड है, लेकिन मैं कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा करा के ला रहा हूं, दे आर कवर्ड बाय ए डॉक्टर, हेल्थ सर्विसेज में आता है। नहीं, वो जिम अभी दूसरे क्लॉज में है। तो ये कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये 3-4 आइटम्स ऐसे हैं जो रटे रटाए हैं,
जो एग्जिस्टिंग लॉ में भी हैं, इन्होंने भी ऐसी छाप दी हैं, लेकिन वहां उन्होंने इसको इस तरीके से नहीं किया था कि भाई वो अगर वो सेम सर्विसेज को, इसी सर्विस को आउटपुट सर्विस के लिए यूज करते हैं तो उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सेम सर्विस को एज एन आउटपुट अगर हम आउटपुट सर्विस सप्लाई करने के लिए यूज करेंगे तो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सपोज एक ब्यूटी पार्लर किसी दूसरे ब्यूटी पार्लर की सर्विस लेता है तो वो दे कैन टेक क्रेडिट ईच अदर, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो आउटडोर कैटरिंग वाले से जो है वो काम करवाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आउटडोर कैटरिंग वाला जो है अगर उसको वो बिल में देता है तो वो क्या उसको एलिजिबल होगा? आपने कहा एक बैंकेट वाला आउटडोर कैटरर की सर्विस ले रहा है, और बैंकेट वाला किसके लिए ले रहा है आउटडोर कैटरिंग की सर्विस? अपने क्लाइंट के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसका भी सेम बिजनेस ही हो गया, वो भी वहां खाने के हिसाब से बिल चार्ज करेगा ना उससे। हाँ, यस, इट इज होना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा उसका, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, क्रेडिट नहीं। अभी इसमें ये डिस्कशन आ रहा था कि ऐसे ब्लॉक्ड क्रेडिट को रिवर्स चार्ज से भी बाहर कर दो ना, है? तो वही तो बोले ऐसे, पर उन्होंने ये कहा कि यार हर एक के लिए ब्लॉक्ड नहीं है ना, अगर रिवर्स चार्ज कर देंगे उन लोगों के लिए तो है ना ये क्रेडिट। तो पहला मतलब सब सेक्शन 5 का बी क्लॉज का सब क्लॉज आई। अब एक I2 दूसरी जगह है, I3 देख लेते, मतलब 3 देख लेते हैं, बी आई, जिसमें लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड रेंट अ कैब। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड रेंट अ कैब, ये दो ऐसे आइटम्स इन्होंने डाले हैं सब क्लॉज 3 में, जिसमें ये कहते हैं कि दो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी होंगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन है कि अगर वो बाई एनी लॉ, लेबर लॉ या किसी लॉ में ऐसी कंडीशन होगी कि भाई उनको एम्प्लॉइज को अपना हेल्थ कवर देना पड़ेगा या आपको उनको रेंट अ कैब देनी पड़ेगी सर्विस, तो उनको अलाउड है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन अगर वो सेम सर्विसेज की आउटपुट दे रहे हैं तो। हाँ हाँ, एम्प्लॉइज, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन, देन तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट में जाएगा वो। नहीं, वो नहीं है, वो लॉ में डिफाइन होना चाहिए कहीं, जैसे लेबर एक्ट कहता होता है कि भाई आपने देना है। जैसे वीमेंस के केस में उन्होंने कर रखा है कि भाई अगर 8 बजे के बाद में अगर कोई कहीं जाता है, दे हैव टू प्रोवाइड अ कैब फैसिलिटी, तो उस पार्ट का मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इसको इस पे आ जाते हैं सेक्शन इसमें। तो ये अभी हमारा वहां से क्लॉज 2 छूटा हुआ था, ये 2 यहां आ गया है। 2 कहता है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। सर ये हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर यहां आ गया, ये दोनों सब क्लॉज 2 में ही शामिल होते हैं, बी के 2 में शामिल होते हैं दोनों। इन दोनों पे ब्लॉक्ड है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिसमें मिल जाएगा आपको, इन दोनों पे कंप्लीट ब्लॉक्ड है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड फोर्थ जो कहता है ट्रेवल बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, जो सेकंड वाला मतलब नेक्स्ट ट्रेवल बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, बी का 4 वाला पार्ट, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कोई कंडीशन नहीं है, किसी कंडीशन में मिल जाएगा आपको एलटीए। तो दे आर 4 थिंग्स जिसमें आपको अगर आप आउटपुट सप्लाई देते हो तो मिल जाएगा, बाकी अगर नहीं देते हो तो नहीं मिलेगा। तो बी कंप्लीट हो गया यार हमारा। हम सी पे आते हैं, कंपोजिशन वाला कहां? एक सेकंड में पहले इस पे आ जाता हूं, सी डी पे, फिर उस पे आता हूं। सी डी इंपॉर्टेंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा ब्लॉक्ड क्रेडिट में सबसे ज्यादा लिटिगेटिंग पॉइंट है ये। एंड दिस उन्होंने काफी हद तक इसको करेक्ट करने की कोशिश की है। लेट अस सी कि क्या वो सेम मीनिंग दे पाए हैं या लिटिगेशन फ्री रह पाएगा ये क्लॉज। सबसे पहले इन्होंने 2 भागों में बांटा है, सी एंड डी। सी तो वो है कि एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जब अपने लिए काम ना करके जब दूसरे के लिए काम कर रहा हो, और डी क्लॉज वो है कि जब कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम कोई सप्लायर अपने लिए ही करवा रहा हो। तो सबसे पहले मैं उसका बात कर लेता हूं कि जैसे एज ए सप्लायर मैं अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनवा रहा हूं जो कि
अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनवा रहा हूं, उससे रिलेटेड जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो मेरे को क्रेडिट है वो ब्लॉक कर दिया इन्होंने, नहीं मिलेगा किसी भी हालत में आपको। मतलब स्टिल दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विसेज। जैसे मैंने अगर मेरे को पता है कि मैंने रेंट के लिए ही यूज करनी है बिल्डिंग, कि रेंट पे चढ़ानी है मैंने बिल्डिंग, ऑफिस बना रहा हूं रेंट पे चढ़ाने के लिए, यानी डीएलएफ अगर अपनी बिल्डिंग बना रहा है जिसको आगे उसने आउटपुट सर्विसेज में यूज करना है रेंट लीज आउट करके, देन ऑल्सो इट इज नॉट विल बी अवेलेबल इन द सेकंड डी क्लॉज। और अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूं, यहां से मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा, इफ आई यूज दैट माई बिल्डिंग फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, स्टिल इट इज ब्लॉक्ड। वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम आपको देना नहीं चाहते। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सी क्लॉज है, सी क्लॉज में ये कहता है कि सिर्फ एक एक्सेप्शन वहां दे दिया उन्होंने, अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के और आगे उसका आउटपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में है, देन ओनली इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। तो ये इन्होंने दो भागों में बांट के क्लैरिफाई कर दिया है, और इन्होंने ये कहा है कि जैसे अब इसमें ये आ जाता है कि वेदर द बिल्डर्स आर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर और नॉट। भाई बिल्डर को, अगर बिल्डर इज गेटिंग अ सर्विस फ्रॉम सम, उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले से ले रहा है, तो क्या उसको वो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्डर को? भाई मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से भी मिलना चाहिए क्या? हाँ वो अगर वो, लेकिन मिलना तभी चाहिए कि जब वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ही सेल इफेक्ट कर रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से बनाएगा और फिर बनने के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेगा फिर बेचेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से काफी क्लियरिटी है, बहुत बड़े इश्यूज नहीं है इसमें। अब तो सी एंड डी हो गया, अब हम आते हैं ई पे। ऑब्वियसली इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे और उसके बाद में, तो इसलिए एक प्लानिंग फैक्टर भी निकल के आता है। आदमी कहता है कि मेरी मजबूरी है कि इतना क्रेडिट आ रहा है, इसको वसूल तो कर लूं कस्टमर से। हाँ, ऑफिस मेंटेनेंस में अगर आप, तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन के कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या माना जाएगा इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने डाला हुआ है। अगर आप रिपेयर भी करवाते हो, रिपेयर में लेके जाते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पार्ट प्लानिंग कर सकते, लेकिन ये बिल्डिंग बना रहे हो, 200 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, 100 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, तो कितनी प्लानिंग करोगे आप? हाँ वो तो दैट इज ऑलवेज देयर। आप सिविल स्ट्रक्चर की बात कर रही है, ये इसमें सिविल, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दो मत ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को। यस दैट कैन बी वर्कआउट। तो वो तो करेंगे यार, उतनी प्लानिंग तो अभी अपने पास है ही है। तो अब हम कौन से क्लॉज पे जा रहे हैं? ई क्लॉज पे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई क्लॉज पे जा रहे हैं। छोटे छोटे क्लॉज है, मैं क्लॉज वाइज इसलिए बोल रहा हूं, क्लॉज वाइज याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ई क्लॉज क्या कहता है कि टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। भाई अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में अपना टैक्स पे कर रहा हूं, तो मेरे को आई विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ई के बाद में एफ क्या कहता है? एफ आगे नीचे, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है? हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज समबडी हु इज नॉन रेजिडेंट बट ही वांट टू डू सम टेम्परेरी बिजनेस इन इंडिया। लाइक कोई बंदा बाहर से आके एग्जीबिशन लगाना चाहता है और एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को सेल भी करेगा, तो कहते हैं कि आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दी वन जो आप इंपोर्ट पे करके लाओगे। आईजीएसटी जो इंपोर्ट पे करोगे, दिस इज दी ओनली वन। अदरवाइज जो भी आप स्टॉल लगाओगे, कोई किराए पे कोई चीज लोगे, कोई वहां किसी भी तरीके का इनपुट सर्विसेज यूज करोगे, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी क्रेडिट ऑन दिस। ठीक है ना? एफ के बाद में आ गया ई एफ जी, जी में आ गया फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यहां भी डाल दिया। अब और भी कुछ बच गया हो तो भाई ये भी कर लो, मतलब स्पेशल डाल दिया कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप यहां भी डिक्लेयर करो, पर्सनल कंजम्पशन में नहीं होगा। सारा कुछ तो डाल दिया, कुछ बच गया बोले इनमें से कुछ बच गया वो तो डाल लेना भाई, पर्सनल कंजम्पशन। देन जी एच गुड्स, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ। अगर मैं पहला 3 वर्ड पढ़ लेता हूं, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन एंड डिस्ट्रॉयड। अगर मैं इन 3 वर्ड को देखूं तो क्या इन 3 वर्ड के बाद में गुड्स की एग्जिस्टेंस रहेगी?
यानी कि ये 3 वर्ड और बाद के वर्ड को पढ़ते हैं, यानी कि इन 3 वर्ड के बाद में तो ये लगेगा कि मेरे पास गुड्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। लेकिन दूसरे, अब आगे चलता हूं, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ। कैसे? वाई वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें नीचे तक, है? हाँ हाँ जी, से रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ आपको टी शर्ट्स खरीदते हो बिकॉज यूनिफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ द यू नो योर, बिल्कुल ठीक है। द स्टाफ हैज टू वेयर द यूनिफॉर्म। अब एक्चुअली तो आप उसको स्टाफ के लिए यूज कर रहे हो। अब नाउ आई डोंट नो वेदर दैट कवर्स अंडर और आई डोंट नो इसका, तो उसका कैसे होगा? अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, लाइक टी शर्ट्स खरीद रहे हो, आप 500 टी शर्ट्स खरीदी आपने आपने बिकॉज 500 टी शर्ट खरीदी, उन 500 टी शर्ट में से आपने 10 टी शर्ट अपने दुकान के, अपने शॉप के स्टाफ को दे दी। सारी सपोजिंग आपने स्टाफ के लिए ही खरीदी है, अच्छा, स्टाफ के लिए ही खरीदी हैं, तो वो तो फिर आपका इनपुट फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो गया ना। वो तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया ना, उसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना उसके लिए। हाँ, इसको रिवर्सल कर लो, मतलब इस पे आपको अलाउ नहीं हो। जैसे मानो आपने एक एग्जांपल में, 1-2 एग्जांपल देता हूं, फिर अपने क्वेश्चंस में आएंगे, हो सकता है क्लियर हो जाए। जैसे मानो मेरे को एक गुड्स रिसीव होना था बॉम्बे से, मैंने रिसीव किया और मेरा इन ट्रांजिट दिखा दिया मैंने, अब गुड्स रिसीव हुआ ही नहीं, रास्ते में लॉस हो गया। आना चाहिए, पहली बात तो कंडीशन ही यही है। चलो मेरे को पता लगा, मेरे पास आ गया, मेरी कंपनी में भी आ गया, प्रेमाइसेस में आ गया, वहां से पता लगा चोरी हो गया, भाई गुड्स ही नहीं दिखा मेरे को, है? रिप्लेसमेंट किस चीज? अच्छा, अगर मैंने किसी का, हाँ नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो नहीं आएगा इसमें, वो बिजनेस हो गया, वो वारंटी में कवर हो जाएगा। यस यस बिल्कुल। तो 3 आइटम जो हाँ बताएं। हाँ हाँ, उसके लिए जो बंदा दे रहा है आपको, हाँ ऑब्वियसली जो दे रहा है आपको ना, अगर वो फ्री बांट रहा है तो उसको, या फ्री के हिसाब से उसको रिवर्स। देखो इसने 2 वर्ड यूज किए हैं। देखो मैं पहले 3 वालों में तो क्लियर कर लेते हैं। लॉस्ट, स्टोलन, डेस्ट्रॉयड में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये मोरल है जी। नहीं, इनवॉइस क्या आपको बुक्स में अपने आप को, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको बुक्स में उसका राइट ऑफ डालना पड़ेगा ना। अगर आप राइट ऑफ नहीं भी डालते हो तब भी अगर ये प्रूव हो गया कि गुड्स आपके स्टॉक में कम आ गया, आपने राइट ऑफ नहीं डाला। जैसे मानो आपका इन्वेंट्री, आपकी टेकिंग की, इन्वेंट्री टेकिंग में पता लग गया गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो लॉस्ट स्टोलन में क्या रिवर्सल करना पड़ेगा। हाँ हाँ यस यस 35 में यस। आपका क्वेश्चन ये था कि पता कैसे चलेगा, है? हाँ होगा हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, वो ये कहते हैं कि ये पता कैसे चलेगा। पता चलने का एक ही तरीका है, स्टॉक टेकिंग। अच्छा, ये 3 आइटम में मेरे को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ा रहा है मेरा, कि वो कहता है कि डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब पहले रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, नॉट अदरवाइज। इसका मतलब ओनली बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तभी मेरे को मना होगा। इसके अलावा किसी वजह से मैं डिस्पोज्ड ऑफ कर देता हूं, मेरी बिजनेस इश्यू है, मानो पेरिशेबल आइटम है, मानो एक्सपायरी आइटम है, मानो कोई भी ऐसी चीज है, तो उसमें कर देता हूं। तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मैं इस क्लॉज को एज इट इज पढ़ता हूं तो ये कहता है कि रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ, है? नहीं, मतलब वो चलो पेरिशेबल में आ जाएगा, लेकिन उसका क्या करेंगे, एक्सपायर्ड आइटम, एक्सपायरी वाले का, है?
वो डिस्ट्रॉयड तो हुआ नहीं, डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा लॉ के हिसाब से अगर कभी कुछ करना पड़ा तो। हाँ डिस्ट्रॉय करना है उसमें डिस्ट्रॉय में आ जाएगा। तो इसमें फिर ये जो फोर्थ क्लॉज है ना, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाई वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, ये उन फ्री सैंपल की आफादाफी मचाई थी ना इन्होंने, जो फ्री सैंपल डाल दिए थे उसमें, उसके लिए कहते चलो ठीक है यहाँ छोड़ दो पर वहां क्रेडिट रिवर्सल कर दो गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल को ना, वहां इन्होंने इस तरीके से कर दिया जैसे जितनी मेडिसिन अभी तक नहीं था ये क्लॉज, अब स्पेशली डाला है इसमें, इसीलिए डाला है कि फ्री सैंपल को कवर कर लें हम, स्टोलन वाला था फ्री सैंपल को कवर कर लें। नहीं टैक्स लायबिलिटी नहीं ना, जब कोई कंसिडरेशन नहीं है ना सर उसका। सर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनवॉइस करके तो जाता होगा ना माल। हैं जी, फ्री सैंपल पे इनवॉइस करके ही तो माल जाएगा ना। नहीं वो जीरो वैल्यू कर देते ना इनवॉइस पे। सर जीएसटी में थोड़ा ना होगा जीरो वैल्यू। क्यों नहीं होगी? डिस्ट्रिक्ट पर्सन है तो सर जीरो वैल्यू पे कैसे बेचोगे? नहीं कौन मना करता है डिस्टिंक्ट पर्सन? नहीं डिस्टिंक्ट पर्सन की नहीं, मतलब फ्री सैंपल में थर्ड पार्टी को कह रहा हूँ, नॉट रिलेटेड पार्टी है, तो कौन मना करता है? सर वो वैल्यूएशन वाला रूल नहीं आएगा? वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू इनवॉइस। नहीं वो तो रिलेटेड पर्सन के लिए है ना, वो रिलेटेड पर्सन के लिए नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, रिलेटेड पर्सन नहीं नहीं डिस्टिंक्ट है, पर्सन। हाँ आपको इनवॉइस जो करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू पे करके तभी तो माल निकालोगे अपने यहाँ से। मैं बात कर रहा हूँ सर कुछ सैंपल जो बाई रोड दूर जा रहे हैं, जैसे कोरियर से सैंपल भेजे तो कोरियर पे आपने बोला था इनवॉइसिंग करना पड़ेगा ना इनवॉइसिंग, और सामने वाले को लिखा भी है कि फ्री सैंपल पे आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। हम इनवॉइस करेंगे तभी तो इनपुट टैक्स की बात आ रही होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि आउटपुट टैक्स भी ले लेगी गवर्नमेंट और मेरा सैनमेट भी रिवर्सल कर देगी। नहीं मेरे को जो समझ में आ रहा है कि एज ए सप्लायर अगर मैं किसी को फ्री सैंपल दूंगा, जैसे मैं इनको, मेरे अननोन है, मैं इनको अगर कोई फ्री सैंपल दे रहा हूं, ले भाई ये 5 बोतल पानी की ले जाओ आप, तो इस पे अगर मैं इनवॉइस काटूंगा, मैं आई कैन रेज एन इनवॉइस फॉर जीरो वैल्यू एंड वो खत्म हो जाएगा। मेरे को गवर्नमेंट कह रही है बस जो वैल्यूएशन रूल है दैट इज एप्लीकेबल टू द रिलेटेड पर्सन एंड ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, दैट इज नॉट फॉर द थर्ड पर्सन एप्लीकेबल टू दी, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। हाँ उसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं। हाँ वो कॉस्ट में आएगा, वो कॉस्ट में मैं उस वो हाँ हाँ बस चल। तो आपका जो पॉइंट था कि दोनों चीजें कैसे हो सकती है, मेरे हिसाब से दोनों चीजें नहीं हो सकती कि फ्री सैंपल मैं अपनी रिलेटेड पार्टी को दूंगा तब तो ये वैल्यूएशन का इशू आएगा इसमें, लेकिन अगर अनरिलेटेड पार्टी को दे रहा हूं तब वैल्यूएशन का इशू नहीं। भी वो कहता ना भी इनपुट सामने वाले को मिल रहा है तो कोई भी वैल्यू पे दे दो, वहाँ पे भी दोनों तरह की बात कर रहा है। नहीं था, नहीं दोनों तरह नहीं, बिल्कुल वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सिर्फ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, एजेंट के बीच में अगर ये रिलेशनशिप है तभी वैल्यूएशन रूल में जाना, अदरवाइज नहीं जाना। तो अब नेक्स्ट आ गया HI, लास्ट क्लॉज है जो कहता है एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद, मतलब वही अगर आपका कोई भी आपने कोई फ्रॉड विलफुल डिफॉल्ट की वजह से अगर आपने कोई किया है कोई टैक्स पेड, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉक्ड क्रेडिट हो गया सर। ब्लॉक्ड क्रेडिट में ये A to I क्लॉजेज हैं, मोस्टली वही हैं। 2 क्लॉजेज ऐसे हैं जो लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, फ्री सैंपल वाला आया, बाकी लगभग वही चीजें हैं, कोई नई नहीं है। तो विद दिस वी आर एंड अप विद द डिस्कशन ऑन सेक्शन 17 जो अपॉर्शनमेंट का था और ब्लॉक्ड क्रेडिट का था। अब हम आ रहे हैं अपने स्पेशल सेक्शन के लिए। कौन सा? ये तो हमने वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वाला था ना, कर लिया था ना। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर यहाँ को इंडिया में काम करने के लिए आ रहा है तो सिर्फ इंपोर्ट का क्रेडिट ले सकता है, यहाँ का कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, है ना? है आई के बारे में क्या होता है कि आई के बारे में कई डिमांड हमारी रेज होती रहती है इनपुट की। अब कोई डिमांड रेज हुई जो मेरे विलफुल डिफॉल्ट की वजह से थी या कुछ ऐसा था, तो वो कहते हैं भाई चलो डिमांड तो पे कर दूंगा, क्रेडिट तो दे दो मेरे को। तो बोले क्रेडिट तभी मिलेगा जब इन सेक्शन में आपकी डिमांड रेज नहीं हुई होगी। 74 विलफुल डिफॉल्ट है, ये रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, अगर आपका ये कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स हैं, ये 3-4 सेक्शन इस तरीके के हैं, ठीक है ना? तो उन पे वो क्रेडिट नहीं मिलेगा।
अब हम आ जाते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में सेक्शन 18 स्पेशल केसेस के लिए बनाया है। इसमें आप देखेंगे ना, इसमें 4 चीजें इन्होंने डिफाइन की हैं। पहला डिफाइन किया है कि अगर कोई आदमी रजिस्ट्रेशन ले ले, मतलब जो बंदा अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल बन जाए और लाइबल होने के बाद में रजिस्ट्रेशन ले ले, यानी कि अभी तक वो लाइबल नहीं था और अब लाइबल बन जाए, यानी कि यहाँ तो कोई नया बिजनेस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गया एक तरीके से। अगर कोई आदमी में ये जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, ये चीजें जीएसटी इन्वायरमेंट में ट्रांजिशन से अलग कर लेते हैं, जब हम जीएसटी में रहेंगे तब है। तो अगर मैं जीएसटी अभी मानो लागू हो गया है, 1 अप्रैल से लागू हो गया, अभी जीएसटी में चल रहे हैं, तब हम इस प्रोविजन को समझें कि अगर कोई बंदा नया बिजनेस करेगा तो क्या करेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा तो ही विल कवर्ड इन फर्स्ट बॉक्स। अगर कोई एक बंदा है कि जिसने अपना काम शुरू किया, दो ही इज नॉट लाइबल, बट वो कहता है मैं तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, जो बहुत सारे लोग लेंगे, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था ना अपना, तो सेकंड क्लॉज वो हो गया, सेकंड बॉक्स। एंड थर्ड बॉक्स हो गया रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी अ कंपोजिशन स्कीम। कोई कंपोजिशन में था, कंपोजिशन से कहां आ गया, रेगुलर स्कीम में आ गया। और कोई पहले एग्जेम्प्टेड था, एग्जेम्प्टेड से कहां आ गया, टैक्सेबल में आ गया। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इन केसेस में एक चीज तो पक्की होनी चाहिए कि जिस डेट को वो टैक्सेबल बनाए उससे पहले के जो स्टॉक्स अगर उसके पास कुछ हैं, तो उस स्टॉक में जो आईटीसी है इन इनपुट्स और इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, जितना क्रेडिट है उस पर्टिकुलर डेट का जिसमें वो टैक्सेबल बन रहा है, वो उसको कैरी फॉरवर्ड मिलना चाहिए, जैसे ट्रांजिशन में मिल रहा था, मिलना चाहिए ना। यही वो सेक्शन कह रहा है कि भाई इसमें वो क्या करेगा, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का पहले वाला बंदा, दूसरे वाला बंदा जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसके लिए भी वो इन तीनों चीजों का जितना भी उसको क्रेडिट अवेलेबल है, अगर कोई स्टॉक बचा है उसके पास में तो उसका क्रेडिट ले लेगा। तीसरे चौथे सेक्शन में कैपिटल गुड्स और ऐड कर दिया है इन्होंने बॉक्स में, यानी कि अगर कंपोजिशन से अगर वो उसमें जा रहा है, रेगुलर स्कीम में जा रहा है, तो जो कैपिटल गुड्स हैं उसका भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा, जो स्टॉक में पड़े, अभी तक नहीं मिल रहा होगा ना क्रेडिट उसका। और अगर इसी तरीके से जो एग्जेम्प्टेड वाला टैक्सेबल में जाएगा उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा उसको। तो ये यही कह रहा है और इसमें बता रहा है कि कब देखेंगे ये, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल। पहली डेट देखेंगे कि जब से वो लाइबल बन गया पहले केस में। दूसरे केस में क्या देखेंगे, जब उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। तीसरे केस में कब देखेंगे कि जब वो कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ गया, यानी कि कंपोजिशन जब खत्म हो गई, जैसे उसका 50 लाख से ऊपर टर्नओवर बढ़ गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बंदा आज की डेट में उसकी 49,50,000 की सेल हो चुकी है कल तक, और आज उसने 60,000 का बिल रेज कर दिया, तो कब कौन सी डेट मानी जाएगी कि वो ही सीजेस टू बी ए कंपोजिशन स्कीम, जिस डेट में वो पार कर रहा है उसको। अगर मानो मतलब जिस डेट में वो पार कर रहा है, अगर एक इनवॉइस अगर उसने रेज किया, मतलब जिस एंड ऑफ द डे जिस वो पार कर रहा है वो डेट मानी जाएगी, कंपोजिशन वाली होगी। इसी तरीके से एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आएगा, तो जिस डेट को वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है वो डेट मानी जाएगी। तो इस डेट पे जो भी उनके पास में स्टॉक में जो क्रेडिट अवेलेबल होगा उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, क्योंकि दे आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अफेक्टिंग द टैक्सेबल सप्लाईज। हाँ 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 नहीं, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया फिर आपके पास में ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू चार्ज है। सर्विस टैक्स में नहीं है अभी, सर्विस टैक्स में है क्या? हाँ 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 हाँ, लेकिन जीएसटी में वो है जो वेट में है, मतलब अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन ले लिया तो पे करना पड़ेगा, चाहे आपका 20 लाख से कम का टर्नओवर है। अगर आप कॉन्शियसली ले रहे हो, सर्विस टैक्स की तरह नहीं है इसमें, सर्विस टैक्स की तरह नहीं है इसमें। तो एज सून एज यू बिकम्स अ रजिस्टर्ड पर्सन यू हैव टू मेक ऑल टैक्सेबल सप्लाईज टैक्स चार्ज करके करनी है, ठीक है ना। तो इसमें ये स्पेशल केसेस 4 हैं। इसके इसी तरीके के रिवर्सल भी हो सकते हैं कि कोई बंदा पहले टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, अब एग्जेम्प्टेड करे,
पे कर दो, जितना भी आपके पास में स्टॉक में आ रहा है उसको पे कर दो। इसी तरीके से ये हो सकता है कि कोई बंदा पहले रेगुलर में था, अब कंपोजिशन में आ रहा है। भाई रेगुलर में था तो उस क्रेडिट ले रहा होगा तो वो कंपोजिशन में आ गया। तो ये इन्होंने 3 सेक्शन तो ये बना दिए, 1 और 2 तो ये बना दिए। अब इसी का 18 का 4 ये है जो मैं बता रहा हूं आपको। 18 का 4 ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन ऑप्ट कर ले या जो टैक्सेबल सप्लाई करने वाला एग्जेम्प्टेड सप्लाई करने लग जाए। ठीक है ना सर? तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें तो आपको क्रेडिट अपने पास कैरी फॉरवर्ड करना है जो भी आपके पास स्टॉक बचा है, और यहां क्या करना है, जो क्रेडिट आपके स्टॉक में बचा है उस क्रेडिट को आपको रिवर्स करना है। मतलब जो आपने आप अगर खत्म कर रहे हो, वो कहते हैं कि भाई जितना क्रेडिट आपने ले रखा है उसको आपको रिवर्स करना है। एक एग्जांपल लेंगे इसका, लेकिन अभी कंसेप्ट ये है। तो 4 हो गया, 3 हमने किया, इसका एक एग्जांपल लेंगे। 3 पे आ जाते हैं। 3 भी इसी तरीके का स्पेशल केस है कि जब मेरा चेंज इन कंस्टिट्यूशन हो जाए, मतलब मैं एमलगेमेटिंग कंपनी, मर्जर हो जाए किसी कंपनी का, अगर 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाए, एमलगेमेशन हो जाए, या फिर डीमर्जर हो जाए। डीमर्जर में क्या होगा, डीमर्जर तो एक ऐसा है कि जिसमें 2 एंटिटी बन रही है, बाकी सारी में एक की 2 एंटिटी, मतलब 2 एंटिटीज की एक एंटिटी बन रही है। तो इन्होंने दोनों के लिए यही कहा है कि अगर 2 एंटिटी की एक एंटिटी बन रही है तो दोनों का कंसोलिडेट करके एक एंटिटी में ले जाओ। डीमर्जर के केस में अगर एक एंटिटी की 2 एंटिटी बन रही है तो बाइफरकेट करके दोनों को अलग अलग बांट दो। आईटीसी जो अवेलेबल है आपके पास में एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट देगा कितना ले जाए, कितना करना है, कैसे करना है। किसी बिजनेसमैन के ऊपर नहीं छोड़ा किसी भी चीज को इसने। सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट देगा कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये स्पेशल केसेस हैं इस तरीके के। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मैं अभी इस पे आ जाता हूं 18(6) पे, सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब बेसिकली ये उसकी बात कर रहा है कि अगर कोई गुड्स मेरे पास है जिसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका हूं, कैपिटल गुड्स पर्टिकुलरली, तो उसको अगर मैं सेल करता हूं तो कितना आउटपुट टैक्स पे करना है मैंने। भाई जनरली तो अगर मैं इनपुट क्रेडिट ले लिया किसी, मानो कोई मशीन खरीदी मैंने 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख रुपए की मशीन खरीद के मैंने उस 1 लाख रुपए की मशीन पर 10,000 रुपए क्रेडिट था, मैंने ले लिया। मैंने मशीन खरीदी, मैंने मानो आज मैं बैठा हूं 31 मई को, फॉर एग्जांपल 2017 को मैंने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2017 में। तो मैंने अभी तक कितने महीने का, मतलब मैंने क्रेडिट पूरा ले लिया है मशीन पे। मशीन का यूटिलाइजेशन कितने दिन हुआ है वो मैं देखूंगा। तो अब अगर मैंने वो मशीन बेच दी तो मेरे को क्या होना चाहिए, एक तो ये होता है कि जितने की मैं बेच रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ मशीन आ रही है उस पर जो भी रेट आ रहा है वो देख लूं, ड्यूटी कितनी बनती है, या मैं ये देख लूं कि मेरे को इनपुट कितना क्लेम किया था जो रिमेनिंग पार्ट का बच गया है। तो ये कहता है दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पे कर दो। जैसे ये कह रहा है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी वो कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन द सेड कैपिटल गुड्स, जो आपने लिया था वो, और बाई सच परसेंटेज। इसमें ना आपको बहुत जगह ये लिखा आएगा कैपिटल गुड्स का, जहां भी रेफरेंस होगा, रिड्यूस्ड बाई सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो मैं इसका एक एग्जांपल देकर इसका मीनिंग समझा देता हूं, क्योंकि जब आप ये प्रोविजन पढ़ेंगे तो हर जगह ये लिखा आएगा कैपिटल गुड्स के रेफरेंस में। तो इन्होंने क्या किया है कि कैपिटल गुड्स की जब भी बारी आई है तो इन्होंने ये माना है कि कोई भी कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ 5 साल है, 60 मंथ है। तो ये कहते हैं कि अगर आप ये माने कि जब भी आप कोई कैपिटल एसेट खरीदेंगे तो उसकी लाइफ 5 साल है, 60 मंथ में आपने देखना है। तो अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एसेट मैंने जनवरी 2017 में ली थी और आज मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, कितने महीने यूज हुई है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने यूज हुई है। तो मैं 5 डिवाइडेड बाई 60 जो मेरे को क्रेडिट था उतना मैं अगर वो कर दूं तो रिमेनिंग जितना बच जाएगा तो वो पास ऑन हो जाएगा आपको आगे, मतलब वो पता लग जाएगा कितना रह गया है। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 था, 5 महीने यूज हो गई है, तो असेट का जो कितना मेरे को रिवर्स करना चाहिए, यानी कि 55/60। भाई 5 महीने तो यूज हो गई, जितना यूज नहीं हुई है, 55 मंथ यूज नहीं हुई है,
तो मेरे को उतना यूज करना चाहिए था, मतलब उतना रिवर्स करना है, उतना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में पूरा लेके बैठा हुआ हूँ, मशीन को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। तो या तो वो वैल्यू या मेरे के आउटपुट लाइबिलिटी पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी वो मैंने अपने आउटपुट लाइबिलिटी में लेके जानी है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ हाँ, नहीं, अगर आउटपुट दे, अगर आप सेल करते हो तो वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, आपने मानो कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, आपने 50,000 में बेच दी, वो हायर बेचते हो तो कोई दिक्कत है, फिर तो हायर होगी ना, फिर आप आउटपुट आपका। हाँ, वही ये कह रहा है सर, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से आपने ये देखना है कि मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी यूज हो गई है। अगर वो यूज अगर 5 महीने हुई है तो इसका मतलब 55 मंथ का आपने ज्यादा ले रखा है। नहीं, आधी मतलब आप कह रहे हो आधी बेच दी, पूरी मशीन नहीं बेची, मतलब हाँ हाँ, मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूं इसका, तभी क्लियर होगा। जैसे मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2017 को, अभी मैंने 31 मई को बेच दी वो मशीन, और जो मशीन बेची मैंने 50,000 की बेच दी। ठीक है ना, जो मशीन खरीदी थी उस पर मेरे को 10,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल था, 10,000 का मैंने क्रेडिट ले लिया था। 5 महीने मैंने मशीन यूज की तो 55 महीने का मेरा कितना बन गया, 1 महीने का कितना, 12,000 मान लेता हूं इसको क्रेडिट को ना, इजी हो जाएगा। तो हर महीने कितना क्रेडिट हो गया, 2,000 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये हो गया। तो 5 महीने के लिए मैंने ले लिया, यानी कि 1,000 रुपये मैंने क्रेडिट ले लिया। 11,000 मेरे पास ऐसा था जो गवर्नमेंट को मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा अगर मैं बेचता हूं तो इस मशीन को। 11,000 की तो वो वैल्यू आ गई, जो अगर मैं मशीन 5 महीने के बाद बेचता हूं, अब मैंने वो मशीन बेची 50,000 की, उस पर रेट था 10% का, मान लो वो रेट कितना निकल के आया, 5,000 रुपये। तो कौन सा मेरे को पे करना पड़ेगा आउटपुट, 11,000 रुपये, विच इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा। अगर मैं वो मशीन बेच दूं, अगर मैं वो मशीन बेचूं जिस पर रेट था मानो 40% का, अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेता हूं, नहीं बिल पे तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो लगाएंगे, लेकिन आउटपुट में आप कितना लेके जाओगे, आउटपुट में वो लेके जाओगे जो ज्यादा होगा दोनों में से। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि वो तो आप 12,000 का इनपुट ले चुके हो ना पहले। हाँ हाँ, इसमें क्या है कि जितना भी आप देखेंगे ना, जितना भी जब जो भी जा भी आएगा, परसेंटेज पॉइंट वाला कैलकुलेशन ऐसे ही होगा हर जगह। अच्छा, ये जो कैपिटल गुड्स के लिए किया है इन्होंने, इसके लिए नहीं किया। जो मोल्ड वगैरह होते हैं ना, उनको कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आप डिस्पोज ऑफ कर दो, क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। तो ये वाला जो 6 वाला हो गया। अब नाउ आईएसडी आ गया सर, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, यही इंपॉर्टेंट था। आईएसडी आज तक मेरी समझ में तो आया नहीं था, और जीएसटी में जब आईएसडी आया है तो सच मायने में मतलब मैं कहूं कि इसका रिलेवेंस आज के एनवायरनमेंट से और कम हो गया है, जब क्रॉस चार्ज चालू हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में। जैसे हम बात कर रहे थे ना, अगर एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन मैं आपस में क्रॉस चार्ज कर सकता हूं तो आईएसडी की इंपॉर्टेंस डाली है इन्होंने, लेकिन मेरे को केस टू केस बेसिस पे डिजाइन करना पड़ेगा कि मैं क्रॉस चार्ज में जाऊं कि आईएसडी। पहले मैं समझ लेता हूं आईएसडी है क्या है। मेरे को लगता है कि अब पढ़ के थोड़ा सा क्लियर हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने दिमाग लगाया नहीं था आईएसडी में। लेट अस सी व्हाट इज आईएसडी। जितना हो सकता है मेरे को ज्यादा पता लग जाए आज आप लोगों से डिस्कशन में। तो होता क्या है आईएसडी, कोई बताएगा? वैसे मतलब वैसे ही बता दो कॉमन मीनिंग में, मतलब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं शायद तब ज्यादा क्लियर होगा। कॉमन एक्सपेंडिचर, हाँ हाँ, वो उनको प्रोपोर्शनेट, वो उनको अपोर्शन कर दे, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दे। तो क्या जीएसटी इन्वायरमेंट में इनपुट्स अभी तक क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो सिर्फ सर्विसेज का ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? भाई वो जब एक, अगर मैं मानता हूं, जैसे अभी एक फिनोमेना, मैं इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे डिस्कस करूंगा इसको,
कि मानो मैं एक कंपनी हूं और मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, मेरे 5 जगह सेंटर्स हैं, उन मतलब 5 जगह फैक्ट्रियां हैं मेरी। एक्चुअली मैं कॉमन सर्विस ले रहा हूं, जो सारी फैक्ट्रियों में मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया, मैंने जो सारी फैक्ट्रियों में भी चलना है, मेरे ऑफिस पे भी चलना है। मैंने ऑडिट करवाया, जो ऑब्वियसली फैक्ट्री के भी ऑडिट होने हैं, बिल मेरे इस पे आ रहा है। ये तो सर्विसेज हो गई, लेकिन इसके लिए मेरे को उस कॉर्पोरेट ऑफिस में लगाने के लिए मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है काफ़ी अमाउंट का। तो उसके बाद में मैं कुछ इनपुट्स भी यूज़ कर रहा हूँ जो वहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एनीथिंग विच इज़ नॉट कैपिटल गुड्स इज इनपुट। तो उस केस में जो मैंने बताया है कि सॉफ्टवेयर वाला हो गया जिसको मैं सर्विस मानता हूँ, ऑडिट वाला हो गया जिसको मैं सर्विस मानता हूँ, उसी का डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा कि मैं कैपिटल एसेट्स का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर मैं उसका क्या करूंगा? हाँ 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 स्पेसिफाइड हाँ हाँ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो रहेंगे, हाँ जी, जो आपके गुड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड भी हो हाँ, सकते हैं, सैलरीज भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इन जो मानी जाएंगे कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑफिस ने सर्विसेज परफॉर्म की, उसके लिए क्रॉस चार्ज की एक पॉसिबिलिटी मेरे को बनती दिख रही है। इनपुट लेके आप क्रॉस चार्ज वाला नहीं काम कर पाओगे, डिपार्टमेंट करने नहीं देगा आपको। इनपुट का काम इनपुट से होगा, सर्विसेज परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द अदर रजिस्टर्ड प्रेमिसेस, वो क्रॉस चार्ज से एक बनने की मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। मैं सबके बेनिफिट के लिए बता दूं, कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो अभी तक डिस्कशन हुआ है आप लोग पकड़ पाए हैं? मतलब सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कोई आउटपुट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ उसकी